Hello everyone, I really welcome all of you on my YouTube channel. And guys, thank you so much. फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था कि अगर आप लोग कमेंट्स करोगे और आप लिखोगे कि आपको पार्ट बी चाहिए, तो आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें पार्ट 2 में हम वन वर्ड वन आंसर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पार्ट ए जो आपका प्री टेस्ट जो होता है एम्स का, उसमें काफ़ी कॉमनली पूछते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. पार्ट 1 में मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए थे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं. अब हम करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस कि और क्या क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में प्री जो पहला पार्ट है आपका एम्स का नॉर्सेट का, उस पहले पार्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि पर्टिकुलरली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हैं. इसी प्रकार से वन वर्ड और प्री पार्ट में एनाटमी फिजियोलॉजी के भी आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के भी आते हैं. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द प्री पार्ट, बिकॉज जो दूसरा पार्ट होता है, सेकंड जो पार्ट में एग्जाम होता है, वो तो कम्प्लीटली मेडिकल सर्जिकल बेस्ड होता है मेजोरिटी. बट जो पार्ट 1 होता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर जी के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं. तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ऑलराइट, सो गाइस, हमने जो कंप्लीट किए थे वो थे क्वेश्चन 1 to 50. अब हम करने वाले हैं 50 के आगे वाले क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 51 इज इन फ्रंट ऑफ यू. आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को. द रेजेंट यूज्ड इन हॉट टेस्ट. अब क्वेश्चन ये आता है, ये हॉट टेस्ट क्या है? द रेजेंट जो इस्तेमाल किया जाता है हॉट टेस्ट में, वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रिक एसिड, सल्फो सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर ए एंड बी. सो गाइस, आपको सोचना है और इसे लर्न करना है, क्रैम करना है इस पॉइंट को कि हॉट टेस्ट पर्टिकुलरली इस्तेमाल किया जाता है सल्फो सैलिसिलिक एसिड. ओके, और होता क्या है पर्टिकुलरली इस रेजेंट को इस्तेमाल करते हैं, और अगर वहां पर क्लाउडीनेस देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं, अगर आपको वहां पे क्लाउडी व्हाइट अपीयरेंस अगर आपको देखने को मिलती है, और वो कहीं ना कहीं प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेस्ट हॉट टेस्ट. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, आप प्लीज इसे याद रख लें दैट हॉट टेस्ट जो रेजेंट इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज सल्फो सैलिसिलिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 52. नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड रेजेंट कब यूज करते हैं? सल्फो सैलिसिलिक एसिड तो हॉट टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने बता दिया, लेकिन ये आपका नाइट्रिक एसिड किस में इस्तेमाल करते हैं? सो नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलरली, आप देख सकते हैं, एल्बुमिन इन यूरिन, और शुगर इन यूरिन, फोस्फेट इन यूरिन, और बाइल इन यूरिन. सो गाइस, नाइट्रिक एसिड पर्टिकुलरली प्रोटीन्स होते हैं. So the answer will be here albumin in urine. Okay, so please have a look. Question number 52. Question number 52. The answer will be albumin in urine. Albumin in urine, because nitric acid is particularly the product for further the digestion of your proteins. So remember this point. Next question you have, while testing the urine blue, litmus paper turn to red indicates what? तो गाइज, ये जो लिटमस पेपर होता है, नॉर्मली इसका कलर चेंज नहीं होता है. ओके, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा अगर आपकी जो सिक्रीशंस या जो भी यूरिन सैंपल व्हाटएवर यू आर टेकिंग है, if it is alkaline, it will not change its color. But once it will change the color, it means that is acidic. So alkaline, no. Pus, no. Urine is acidic, yes. Acidic urine में आपका जो litmus color है वो चेंज होता है, नॉर्मली चेंज नहीं होता. तो रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाइल टेस्टिंग द यूरिन ब्लू. ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यूरोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट व्हाट. तो आपको मुझे बताना है कि जो यूरोमीटर है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? शुगर इन यूरिन, बाइल इन यूरिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन, और एसीटोन इन यूरिन. सो गाइस, यूरोमीटर पर्टिकुलरली इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता लगाने के लिए आपके यूरिन की. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन. नेक्स्ट, टेस्ट फॉर शुगर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब जो मैं करवाने वाली हूँ वो तो आपको एग्जाम में बहुत ही कॉमनली देखने को मिल सकते हैं, और एक छोटी सी गलती से
नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। सो लेट्स सी, टेस्ट फॉर शुगर इज व्हाट। तो गाइस शुगर को टेस्ट करने के लिए क्या कौन सा टेस्ट किया जाता है? बेनेडिक्ट टेस्ट, हे टेस्ट, रोथरा टेस्ट या स्मिथ टेस्ट? सो पर्टिकुलरली शुगर को असेस करने के लिए रिड्यूसिंग शुगर, वो भी रिड्यूसिंग फॉर्म में, जो रेजेंट इस्तेमाल करते हैं, जो टेस्ट है पर्टिकुलरली, दैट इज बेनेडिक्ट टेस्ट. So Benedict test is particularly the test which is we usually perform for the sugar testing. So test of the sugar, Benedict test, we will do it the Benedict test, okay? और जो sugar हम जिसके ऊपर टेस्ट करते हैं, that sugar is particularly reducing sugar, okay? It is in the form of reducing sugar, and you will see there will be a blue to red color. So that how it works, okay? Benedict test जो कलर होता है आपका सॉल्यूशन का, वो ब्लू से रेड हो जाता है. जब सॉल्यूशन ब्लू से रेड हो जाता है यानी कि टेस्ट पॉजिटिव है एंड देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ शुगर. किस प्रकार की शुगर? रिड्यूसिंग शुगर. अगर मैं बात करूं रोथरा टेस्ट, तो लगे हाथ हम इसे भी पढ़ लेते हैं कि रोथरा टेस्ट कब करते हैं. सो गाइस रोथरा टेस्ट पर्टिकुलरली कीटोन्स के लिए किया जाता है. आपको ध्यान में रखना है, दिस इज पर्टिकुलरली बी परफॉर्म्ड फॉर कीटोन्स. सो रोथरा टेस्ट is for your ketones, okay? Number 3, we have hay test. Hay test क्यों करते हैं guys? Bile salt. We have 2-3 forms. We have bile pigments, bile salt, but particularly remember bile salt. Hay test for bile salt, okay? And D, we have Smith test. ये particularly जो Smith test होता है, हमारी बॉडी में स्मिथ प्रोटीन्स होते हैं, एंटीजेंस, यू नो. सो ये स्मिथ एंटीजेंस को असेस करने के लिए स्मिथ टेस्ट किया जाता है. ये भी कहीं ना कहीं यूज होता है बाइल सॉल्ट के लिए, बट मेन जो बाइल सॉल्ट के लिए वो कौन सा है? बाइल सॉल्ट के लिए that will be your hay test, okay? And for Smith test it will be anti-SM proteins. Remember this. Next question number 56. If sprinkle sulfur powder on the surface of the urine. गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पर्टिकुलरली जब आप बाइल के लिए असेस करते हो आप, यू नो, तो व्हाट विल हैपन, द हे टेस्ट पर्टिकुलरली क्या होगा, ये पाउडर फॉर्म जो है वो एक सरफेस में आ जाती है. हे टेस्ट जब आप करोगे, अभी मैंने ऊपर बोला कि हे टेस्ट जो है वो बाइल के लिए होता है, बाइल सॉल्ट, ओके? तो क्या होता है कि यूरिन में ये सल्फर पाउडर ऊपर एक स्ट्रक्चर सा बना देता है ऊपर की तरफ, और ये स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर बनता है आपके बाइल सॉल्ट के लिए, द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट. अगर यूरिन में जो सैंपल आपने लिया है, आप हे टेस्ट कर रहे हो, और अगर सल्फर पाउडर की एक रिंग बन जाए और वो बिल्कुल ऐसा डूब सी रही है, सिंक डाउन कर रही है वो रिंग प्रॉपर मटेरियल, देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट. सो हे टेस्ट यहाँ से निकल के आ जाता है कि जो हे टेस्ट होता है वो पर्टिकुलरली बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस को बताता है, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया. नंबर 2, ये बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस पता कैसे चलती है? सल्फर पाउडर रिंग बना के एक पर्टिकुलरली सिंक करता है नीचे की तरफ. हे टेस्ट क्लियर, रोथरा टेस्ट क्लियर, बेनेडिक्ट टेस्ट क्लियर, स्मिथ टेस्ट क्लियर. नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट वी हैव हे टेस्ट. इसको कितनी बार करोगे भाई? हमें तो पता चल चुका है, हे टेस्ट इज फॉर बाइल सॉल्ट. सो द आंसर विल बी टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट्स. नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे आप एसीटोन भी देख रहे हो और ये बाइल पिगमेंट देख रहे हो. तो बाइल पिगमेंट में बाइल सॉल्ट में ज्यादा तो डिफरेंस होता नहीं है, ओके? बोथ आर फ्रॉम द बाइल जूस. बट पर्टिकुलरली अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं और नाम लूं कि ये इसको पर्टिकुलरली देखने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, द आंसर विल बी जी मैलन टेस्ट. जी मैलन टेस्ट किया जाता है बाइल पिगमेंट्स को पता लगाने के लिए, ओके? सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 58. कीटोन एसीटोन्स, ऊपर ही मैंने लिखा था अभी यहाँ पे कि एसीटोन के लिए कौन सा टेस्ट है, तो नहीं है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये तो नहीं है वहां पे. टेस्ट फॉर एसीटोन इज रोथरा. रोथरा तो मैम आपने पर्टिकुलरली हमें बताया था कीटोन्स, एसीटोन, कीटोन, यू नो, प्रोटीन एंड प्रोडक्ट्स. सो रोथरा टेस्ट जो है यहाँ पे हमारे पास, कीटोन स्ट्रिप टेस्ट भी है हमारे पास, और कीटोन डायस्ट्रिक स्ट्रिप भी है. तो गाइस ऑल द अबव. सो रोथरा टेस्ट, कीटो डायस्ट्रिक टेस्ट, कीटोन स्ट्रिप टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपके एसीटोन के लिए
होते हैं। तो ध्यान रखना है कि रोथ्रस स्पेशली कीटोन्स के लिए है एंड ऑल्सो फॉर एसीटोन। नेक्स्ट, रेजेंट जो इस्तेमाल किया जाता है बाई पिगमेंट के लिए, सो सल्फर पाउडर, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, आयोडीन ड्रॉप्स, अमोनियम सल्फेट। तो सल्फर पाउडर तो है नहीं, बिकॉज सल्फर पाउडर पर्टिकुलरली बाई सॉल्ट के लिए था, हे टेस्ट में यूज किया था, ये तो आंसर नहीं हो सकता। बेनेडिक्ट शुगर के लिए था, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचे ये दोनों, इन दोनों में से कोई सही आंसर है। तो गाइज हम यूज करते हैं यहाँ पे आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, तो ध्यान रखना इस बात का। next we have Smith test. Smith test is test for bile pigments, test for bile salt A and B, test for acetone. तो गाइज मैंने आपको क्या बताया कि पर्टिकुलरली जो स्मिथ टेस्ट होता है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर योर SM एंटीजेंस, बट ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके बाइल पिगमेंट्स के पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी विल गो टू दी SM। स्मिथ ने अपने नाम से ही एंटीजन को एंटीजन का नाम डाला था SM एंटीजन, तो इसीलिए स्मिथ का प्रायोरिटी वहां जाता है। बट इस क्वेश्चन में कहीं भी ऑप्शन नहीं है और आपको कोई एक पिक करना है तो बाई पिगमेंट विल बी दी पिकअप आंसर। नेक्स्ट, डार्क ग्रीन कलर स्टूल ऑफ नियोनेट एट बर्थ इज कॉल्ड डार्क ग्रीन। सो गाइस मेकोनियम उसे बोला जाता है, मेकोनियम। द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द स्टूल, ऐसा पिगमेंट जो स्टूल को कलर देता है, ऐसा पिगमेंट जो यूरिन को कलर देता है। वी हैव टू पिगमेंट्स, स्टूल को कलर देने वाले पिगमेंट का नाम है स्टर्कोबिलिन, स्टर्कोबिलिन जो स्टूल को कलर जो है वो देता है। नेक्स्ट वी हैव राइस वाटर स्टूल प्रेजेंट। गाइस इसकी बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्टकट में बताती हूँ आपको। एक कुएं का पानी था जो कि बहुत ही गंदा था, तो वहां पर हमारे पास कॉलरा नाम का एक पर्सन था। वो कॉलरा गया और वो उसने ये पता लगाया कि बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, के पार्क में आप पढ़ोगे इसको। उसने पता लगाया कि बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्यों बीमार पड़ रहे हैं, साइंटिस्ट था वो गया, उसने ये नोटिस किया कि कुएं के पानी में कीटाणु है, उसी पानी को लोग पी रहे हैं, उसी पानी से लोग नहा रहे, बर्तन वगैरह उसी से धो रहे, जानवरों को भी उसी से नहलाया जा रहा है, और काफी गरीबी वाले लोग हैं जो कि एक ही जगह पे 10-10 20-20 लोग रह रहे हैं। सो ही वॉज ही वॉज अ पर्टिकुलरली आपका वो पर्सन था कॉलरा, जिसने क्या किया, ये फाइंड आउट किया कि पेशेंट को जो है वो राइस राइस वाटर स्टूल प्रेजेंट है, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव साइन था आपके कॉलरा का। और जो कॉलरा था वो एक आउटब्रेक था, जो कि कॉलरा साइंटिस्ट ने इसको पता लगाया था, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज कॉलरा। तो ये ध्यान रखना आपको बात कि कॉलरा की कहानी पढ़नी, अगर आपको आपके पार्क में जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, पी सूप स्टूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी सूप स्टूल जो है वो पाया जाता है टाइफाइड में, टाइफाइड में पी सूप स्टूल प्रेजेंट इन टाइफाइड। नेक्स्ट, brushing the client teeth or cleaning the dentures, okay, using the routine, usual routine is called oral hygiene, simple। ये fill in the blanks questions भी आपको आ सकते हैं आने वाले टाइम में, तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखें। पार्ट्स ऑफ टीथ, क्राउन भी होता है, रूट भी होता है, नेक भी होती है, all the above, the answer will be all the above। next question number 67, teeth are held in their sockets, teeth are held in their sockets by connective tissues called, क्या नाम है जल्दी से बता दीजिए फास्ट। जो आपका टीथ है सॉकेट में जब वो जुड़ा हुआ है, धसा पड़ा है, कौन से ऐसे कनेक्टिव टिश्यू उन्हें क्या बोला जाता है? यस, पेरिडोंटल लिगामेंट, पेरिडोंटल लिगामेंट। ये स्पेशलिटीज भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, पेरिडोंटल सर्जन होते हैं। नेक्स्ट में व्हाइट कवरिंग ऑफ द टूथ, जो व्हाइट कलर की कवरिंग होती है उसे एनामल बोलते हैं, एनामल। सो द आंसर विल बी एनामल। ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ ब्रेथ, बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव ऑर्डर अगर किसी की ब्रेथ का होता है उसे क्या बोला जाता है? एनी आइडिया? बिकॉज देयर वाज वन स्टूडेंट एंड टेलिंग मी मैम प्लीज आंसर्स को रब कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो अब मैं रिमूव कर रही हूँ, मतलब दिखा नहीं रही हूँ आपको, तो आप आंसर सोचो। Offensive order of the breath is called, guys, halitosis, halitosis, okay। Next, decalcification of the enamel, वो निकल रहा है वहां से, decalcification of the enamel and the dentures which result in cavities named as dental caries,
dental caries. Pus formation in the socket of the teeth is called. क्या बोला जाएगा guys? Give me the answer. Give me the answer. Pus formation in the sockets. Yes, everyone. Pus formation. Okay, so it will be periodontal disease भी बोल सकते हो आप, और pyorrhea. Pus formation, pyorrhea, and your periodontal disease. Next question number 72. Inflammation of gum. Gingivitis. Inflammation of gum. Gingivitis. Brown crust which are formed on the teeth and lips are called as, guys, give me the answer. The brown crust, okay, the brown crust which are formed, give me the answer fast, guys. Swords. The answer will be option number 1. Swords. Brown crust which are formed on the teeth and lips, it will be swords. Next, normal inhabitant of the mouth cavity. Normally जो पाया जाता है, normal flora. कौन सी है इसमें normal flora, guys? Do it fast. Yes, everyone, do it fast. Normal flora, normal inhabitant of the mouth cavity. The answer will be Bacillus acidophilus. Bacillus acidophilus. Next question, question number 75. Oral sores and crust are commonly seen in what? So all oral sores and crust, ये आपको commonly किस में देखने को मिलते हैं? Unconscious client, yes. Client suffering from prolonged fever, yes. Bedridden client whose oral hygiene is neglected, yes. All the above, yes. The answer will be all the above. Next question, question number 76. Riboflavin deficiency result in, guys, give me the answer. Riboflavin deficiency result in sword, bleeding gum, cholosis, stomatitis. Question number 76, give me the answer. Chiliosis. Okay, so riboflavin deficiency will result in chiliosis. Next, 77. Gangrenous stomatitis is called. Chiliosis तो हमने बोल दिया कि राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, लेकिन गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस जो है उसे क्या बोला जाता है? चिलोसिस, स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस या फिर कैंक्रम ऑरिस? यस एवरीवन, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से चिलोसिस. गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस called as no, it will be cancrum oris. Guys, give me the answer. Yes everyone, cancrum oris. Okay, remember this. Next, question number 78. Infection of mouth can lead to, क्या लगता है आपको? माउथ के इन्फेक्शन से क्या हो सकता है पेशेंट को? Yes everyone, it will be sinusitis, पेरोटिडाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस. तो अगर किसी के माउथ में इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें हो सकती हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. Working in cardiac ICU and cardiac ward, what we have experienced, always before admitting the patient into the cardiac ward, always we required dental clearance. So जब भी मरीज एडमिट होता है हॉस्पिटल में, फ्रेशली जब एडमिट होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसको डेंटल क्लियरेंस के लिए भेजते हैं. वहां डेंटल डिपार्टमेंट वाला डॉक्टर जब क्लियर करेगा तब जाके उसकी सर्जरी होगी. क्यों? क्योंकि अगर उसके डेंटल में कुछ इशू था तो वो बैक्टीरिया उसको एंडोकार्डाइटिस भी कर सकते हैं. अब सोचो कितनी महंगी सर्जरी हार्ट की होती है, कितने स्ट्राइल तरीके से होती है, और वो दांत का बैक्टीरिया जाके हार्ट में इन्फेक्शन कर दे, क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं. इसीलिए माउथ का इन्फेक्शन इज वेरी वेरी सीरियस after during the surgeries, very important. It can lead to parotitis, it can lead to sinusitis, it can lead to bacterial endocarditis. You mean to say all the above. So all the above will be the answer. Next question, solution commonly used for mouth care. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. माउथ के लिए क्या क्लीन करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था थोड़ा सा. पोटेशियम परमैंगनेट, यस. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यस. नॉर्मल सलाइन, यस. द आंसर विल बी all the above. Deficiency of vitamin C leads to, what do you think? Deficiency of vitamin C, guys, the answer will be option number B, scurvy. So deficiency जो है vitamin C की होने से पेशेंट को जो है स्कर्वी हो सकती है. Okay, next,
आर्टिफिशियल टीथ को क्या बोलते हैं? ये तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। आर्टिफिशियल टीथ को हम लोग बोलते हैं डेंचर्स। डेंचर्स, ओके। नेक्स्ट, टाइप ऑफ थेरेपेटिक बाथ। यस एवरीवन, टाइप ऑफ थेरेपेटिक बाथ। सिड्स बाथ, यस दैट इज अ थेरेपेटिक बाथ। Warm bath, yes, that is a therapeutic bath. Hot water bath, yes, that is a therapeutic bath. All the above. The answer will be all the above. Next question, guys. Next question. Question number 83. Why bath is not advised immediately after meal? खाना खाने के just after जो बात है वो क्यों नहीं recommend किया जाता? It reduces heart rate? No, it has no relationship. It increases respiration? It interferes with the process of digestion? Yes, it interferes with the process of digestion. इसीलिए खाना खाने के एकदम के बाद हम लोग जो है वो बात के बाद खाना एकदम से नहीं मील लेते हैं. Next question, guys. Bathing a client, okay? Bathing a client who is confined to bed, okay, and does not have the physical and mental capabilities of self bathing is termed as bed bath. तो कोई इंसान जो बात नहीं ले सकता है किसी भी कारण की वजह से, उस इंसान को अगर आप बात देते हो उसे क्या बोला जाता है? बेड बाथ. नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज फॉर स्पंज बाथ. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गाइस गिव मी द आंसर. Temperature of water used for sponge bath is 110 to 115 Fahrenheit. The answer will be 110 to 115 Fahrenheit. Next, pressure sore is otherwise known as डेटोबाइटिस अल्सर्स, बेड सोर, बहुत सारे नाम है इसके प्रेशर सोर के. नेक्स्ट, प्रेशर पॉइंट इन सुपाइन पोजीशन इज. सुपाइन पोजीशन में क्या लगता है आपको? प्रेशर पॉइंट क्या होगा? Obviously, supine position में sacrum is the pressure point. So the answer will be sacrum. Okay. So the answer will be sacrum. Sacrum will be the pressure point. Next, causes of pressure sore. What do you think? What are the causes of pressure sore? Causes of pressure sore. So guys, आपको पता है ब्रैडन स्केल, नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लेना. ब्रैडन स्केल. This scale is very important. Braden scale particularly explains about the sensory, nutrition, moisture, friction, and your friction, moisture, nutrition, activity, mobility and sensory. 6 फैक्टर्स होते हैं और ये 6 फैक्टर जो है वो आपके प्रेशर सोर को जज करते हैं, जिसमें से प्रेशर, मॉइस्चर, फ्रिक्शन तो मैंने बता ही दिया. ओके, तो ये सारे ऑल द अबव आए थे. इसके अलावा और भी 3 हैं. Sensory. So we have sensory, number 1. Number 2, we have friction, nutrition. Then after we have nutrition. Nutrition के बाद moisture, activity, mobility. Yeah, all these are particularly your. ये सारे क्या हैं आपके पास? ये सारे आपके पास तरीके हैं जो प्रेशर सोर को लीड कर सकते हैं. नेक्स्ट, द टेस्ट यूज टू चेक फॉर हियरिंग. कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हियरिंग को चेक करने के लिए किया जाता है गाइस? वेवर, शिक, रिने और ए एंड बी. गाइस बेवर और रिने दोनों ही किए जाते हैं. सेंसरी कंडक्शन, सेंसरी को और कंडक्शन, एयर कंडक्शन और सेंसरी हियरिंग लॉस को पता करने के लिए वेवर्स और रेने दोनों ही किए जाते हैं. A balance between the heat produced and heat lost in the body is called, give me the answer. The heat produced and heat release is particularly क्या बोला जाता है इसको? क्या बोलते हैं गाइस हम इसे? ओनली बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर. सो द बैलेंस जो है हीट प्रोड्यूस का और हीट लॉस का इज पर्टिकुलरली योर बॉडी टेम्परेचर. ओके. नेक्स्ट, next we have mechanism that regulates body temperature. Thermogenesis, thermolysis, A and B, none of the above. Yes everyone, give me the answer. It will be thermogenesis.
heat production, and thermolysis, heat loss. So both will come under the category of mechanism which regulate body temperature. So the answer will be A and B. So this will be the correct answer. Next, which of the following hormone increase the body temperature? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है? गाइस गिव मी द आंसर. थायराइड हार्मोन, यस. हाइपोथायराइडिज्म में टेम्परेचर बढ़ता है, हाइपो में कम रहता है. एड्रिनल हार्मोन्स, यस. स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं बहुत सारे, टेम्परेचर को अप करते हैं. And ovarian hormones always increase the temperature whenever there is a ovulation. The answer will be all the above. The answer will be all the above. Next, relation of sleep and body temperature. What do you mean by this? Heat production is less during sleep. Okay. Heat production is high during sleep. No relationship between sleep and heat. No, there is a relationship between sleep and heat. Okay, there is a relationship. And always heat production is less during sleep is the correct option. हमेशा जो हीट की प्रोडक्शन होती है वो जो है वो कम रहती है. ओके, जब भी पेशेंट जो स्लीप करता है तो वो कम रहती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन? इनमें से कौन सा ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट है? ब्रेन, स्किन, लंग्स और किडनी. आई होप ये आंसर सबको पता होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द हीट? ऑब्वियसली स्किन. अगर यहाँ पे ये चीज नहीं होती देन द आंसर विल बी ब्रेन, हार्ट, ब्रेन. बट दे आस्क्ड अबाउट द हीट रेगुलेशन. सो फॉर हीट रेगुलेशन स्किन इज द मेन ऑर्गन. Next guys, 95, mechanism of heat losses are. Yes, question number 95. एक होता है कंडक्शन, एक होता है रेडिएशन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है इवेपोरेशन. ये सारे के सारे हीट लॉस करने के ही मेथड्स हैं. कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन. हम इसकी एक वीडियो बना देंगे जिसमें मैं इन सबको एक्सप्लेन कर दूंगी एक ही वीडियो में. इट विल बी इजी फॉर यू. बट हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई. साइट ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट आर. सारे के सारे, ऑल द वर्ब. नॉर्मल ओरल टेम्परेचर इज. नॉर्मल जो ओरल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? यस एवरीवन, लेट मी नो. वो होता है 98.7. 98.7 इज द नॉर्मल टेम्परेचर. डिवाइसेस यूज्ड. ओके, डिवाइस यूज्ड टू असेस द बॉडी टेम्परेचर कौन कौन से होते हैं? ग्लास थर्मोमीटर, yes, we used to check this. Tympanic membrane, yes. Electronic disposable paper thermometer, yes. ये सारे ही सही methods हैं. All the above is the correct answer because all the methods are correct. Question number 99 guys. Why mercury is used in mercury thermometer? Because, very important question. Easily visible, uniform expansion, it is very sensitive to small change in the temperature, or all the above. Yes everyone. Yes everyone. मर्करी क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जो आपका मर्करी वाला थर्मामीटर होता है, एक तो इजीली विजिबल होती है, वो चमकती है. यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है उसका, ऊपर नीचे नहीं होती, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है. इट इज वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू यूज मर्करी. The answer will be all the above. Next guys, which disinfectant is used to disinfect thermometer? आपके हॉस्पिटल में तो आपको पता होगा क्या यूज करते हो आप लोग? डिटोल, yes, sometimes we use डिटोल. Lysol, yes, we can use that. Savlon or all the above? The answer will be all the above. So guys, I hope ये questions आपको बहुत benefit करेंगे. और जो मैंने स्टार्टिंग में यूरिन वगैरह के टेस्ट बताए थे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ आपकी नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको इसका तीसरा पार्ट चाहिए है, इफ यू वांट थर्ड पार्ट जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं, देन गाइस आप मुझे जरूर सेम कमेंट बॉक्स में लिख दो पार्ट 3. आई विल अगेन कम अप विद पार्ट 3 जिसमें मैं आपको और 50 क्वेश्चंस को कवर करूंगी. लेकिन आपको मैसेज में जरूर लिखना है पार्ट 3, देन ओनली आई विल मेक अ वीडियो. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को दिया जिसमें मैंने पार्ट 1 प्री को कवर किया था. अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी को लेके या रिसर्च को लेके
कम्युनिटी को, मैनेजमेंट को लेके चाहते हो अगर आप वीडियोस, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। एंड गाइज यस्टरडे आई मेड दैट वीडियो, टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो, ताकि आप एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय एंड गुड नाइट।